हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग और आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। इस बार आप लोगों को सिलेक्शन लेना ही है, चाहे जो भी हो जाए। फिर बाद में रोना धोना ठीक नहीं लगता है ना। तो इस बार अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से तैयारी करना है आप लोगों को। आज हम आपके लिए लाए हैं क्विज का दूसरा पार्ट। फर्स्ट पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो टाइम वेस्ट किए बिना आज का क्विज स्टार्ट करते हैं। इस क्विज में भी 20 क्वेश्चन होने वाले हैं। वैसे आज का क्विज थोड़ा सा आसान होने वाला है। पिछला क्विज जो था वो काफ़ी टफ था। क्योंकि उसमें सारे के सारे 2013 नीट के क्वेश्चन थे, तो थोड़ा सा वो आप लोगों को टफ लगा होगा। पर आज का जो क्विज है वो आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है, ठीक है। तो पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए और साथ ही आप हमारे कमेंट बॉक्स को अपने आंसर से भर डालिए। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। दिस फंजाई डिवीजन इंक्लूड्स क्लब फंजाई। आपके ऑप्शन हैं जाइगोमाइकोटा, ड्यूरोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा। आपका टाइम स्टार्ट होता है, 15 सेकंड का टाइम है। जल्दी बताइए क्लब फंजाई किसको कहते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए अपना आंसर। क्या होगा क्लब फंजाई। चलिए टाइम खत्म हुआ आपका। यहाँ देखिए ये जो कोटा सफिक्स लगा हुआ आपके चारों ऑप्शन में, ये किसको शो करता है। ये फंगस के किंगडम के एक फाइलम को शो करता है। तो यहाँ पे जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं वो चारों किंगडम फंजाई के क्या हैं, फाइलम हैं। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा बेसिडियोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइकोटा, जिसको हम बोलते हैं क्लब फंजाई। क्वेश्चन नंबर 21 आंसर हुआ आपका क्या, सी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। क्या है हमारा क्वेश्चन। अमंगस्ट हनी बीज द वर्कर्स आर। ऑप्शन नंबर 1 फीमेल, बी मेल, सी बोथ फीमेल एंड मेल्स एंड डी हर्मोफोरडाइट। आपका समय स्टार्ट होता है। इस बार 10 सेकंड दिए गए हैं क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर क्या होगा। वर्कर्स कौन होती हैं हनी बी में। चलिए टाइम हुआ खत्म आप लोगों का। क्वेश्चन क्या था आपका कि जो हनी बी का झुंड होता है या ग्रुप होता है उसमें वर्कर्स कौन होते हैं। तो फीमेल होते हैं, मेल होते हैं, बोथ होते हैं या फिर हर्मेफ्रोडाइट होते हैं। तो बताइए क्या होते हैं। तो आपका आंसर होगा फीमेल, ठीक है। जो क्वीन होती है वो भी फीमेल होती है और जो वर्कर होते हैं वो भी फीमेल होते हैं। और मेल को क्या कहा जाता है, ड्रोन कहा जाता है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। काफ़ी आसान क्वेश्चन था ये। अब आपसे हम एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि जो वर्कर भी होती हैं उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, ठीक है। वर्कर में भी बताइएगा और ड्रोन में भी बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है ये। यहाँ आपको बता दें हर्मेफ्रोडाइट का मतलब होता है ऐसा एनिमल या प्लांट जिसकी बॉडी में, ठीक है, एक ही बॉडी में मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट हों, उसको बोलते हैं हम हर्मेफ्रोडाइट। तो इसको आप याद रखेंगे, काफ़ी कंफ्यूजिंग है इसलिए अच्छे से याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 23। द हनी बी इज ऑफ ग्रेटेस्ट यूज टू मैनकाइंड एज। मतलब इंसानों के लिए हनी बी का ग्रेटेस्ट यूज क्या है। पहला ऑप्शन है इट इज ऑफ मेडिसिनल बेनिफिट्स, दूसरा है हेल्प्स इन क्रॉस पॉलिनेशन, तीसरा है वी गेट हनी फ्रॉम देम और डी है नन ऑफ दीज। आपके लिए 10 सेकंड का फिर से टाइम है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइए। ए बी सी डी, जल्दी बताइए टाइम खत्म होने वाला है। चलिए टाइम अप हो गया। यहाँ देखते हैं आपके चारों ऑप्शन में कौन कौन सी चीज़ें दी हुई हैं जो कि ग्रेटेस्ट हो सकती है। तो पहला है इट इज़ ऑफ मेडिसिनल बेनिफिट। मेडिसिन में यूज़ होता है हनी का, ये बात सही हो सकती है। फिर है आपका हेल्प्स इन क्रॉस पॉलिनेशन, ये वाली बात भी सही है। फिर सी है आपका वी गेट हनी फ्रॉम देम, तो हनी तो मिलता ही है। और चौथा है नन ऑफ दीज, तो इसको तो हम काउंट ही नहीं करेंगे। यहाँ जो ऊपर के तीन ऑप्शन हैं तो तीनों यूज तो हैं हनी बी के, पर यहाँ पर पूछा जा रहा है ग्रेटेस्ट। तो ग्रेटेस्ट क्या होगा, ग्रेटेस्ट होगा आपका क्रॉस पॉलिनेशन। क्योंकि जो क्रॉस पॉलिनेशन का काम है वो हनी बी सबसे ज़्यादा करती है। आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए कि साइंटिस्ट लोग ऐसा मानते हैं यदि हमने हमारी अर्थ से हनी बी को ख़त्म कर दिया, पूरी तरीके से यदि हनी बी को ख़त्म कर दिया, तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल
50 साल के अंदर हमारी अर्थ पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। ठीक है, ऐसा साइंटिस्टों का मानना है। तो जो हनी बी है हमारी अर्थ में एक कीस्टोन स्पीसीज है। हमारी अर्थ की बायोडाइवर्सिटी में हनी बी कीस्टोन स्पीसीज है, इसको भी आप याद रखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ट्रू फॉर द कोरियन। कोरियन समझते हैं आप, एम्ब्रियोलॉजी में आपने पढ़ा होगा। तो क्वेश्चन क्या है आपका कि कोरियन के लिए जो नीचे 4 स्टेटमेंट या सेंटेंस दिए हुए हैं उनमें से कौन सा ट्रू है। ऑप्शन नंबर 1, द ऑर्गन इन द यूट्रस कनेक्टेड टू द फीटस बाय द अम्बिलिकल कॉर्ड। ऑप्शन नंबर बी, the sac or pouch-like organ within uterus containing the amniotic fluid surrounding the fetus. Option number 3, a membrane developing around an embryo contributing to the formation of placenta. Option number 4, none of the above. अब आपको यहाँ पर मिलते हैं 30 सेकंड। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के जो स्टेटमेंट्स हैं वो बड़े हैं, तो आप फटाफट 30 सेकंड के अंदर जवाब दीजिए। क्या होगा आपका आंसर? पहला, द ऑर्गन इन द यूट्रस कनेक्टेड टू द फीटस बाय द अम्बिलिकल कॉर्ड। दूसरा, द सैक और पाउच लाइक ऑर्गन विद इन यूट्रस कंटेनिंग द एमनियोटिक फ्लूइड सराउंडिंग द फीटस। तीसरा, अ मेम्ब्रेन डेवलपिंग अराउंड एन एम्ब्रियो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्लेसेंटा। या चौथा, नन ऑफ द अबव। चलिए, आपका टाइम हुआ ख़त्म। देखिए यहाँ पर आपका जो पहला ऑप्शन है वो क्या बोल रहा है? द ऑर्गन। तो भाई पहली चीज़, ये तो ऑर्गन नहीं है। जो आपकी कोरियन है वो एक ऑर्गन नहीं है, ये क्या है? एक मेम्ब्रेन है। तो पहला ऑप्शन यहाँ हो गया आपका गलत। दूसरा है द सैक और पाउच लाइक ऑर्गन विद इन यूट्रस कंटेनिंग द एमनियोटिक फ्लूइड। ये बिल्कुल नहीं होता, ये होता है आपका एमनियन, जिसमें कि एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है, उसको हम बोलते हैं एमनियन। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। फिर a membrane developing around an embryo contributing the formation of the placenta, ये वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्या है हमारा क्वेश्चन? एमनियोसेंटेसिस। फिर से एमनियोसेंटेसिस पे क्वेश्चन है। एमनियोसेंटेसिस इज अ parental diagnostic test which can also determine whether an unborn child will have blank or नॉट। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि जो एमनियोसेंटेसिस की प्रोसेस होती है उसमें क्या डिटरमाइन किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। हमने एमनियोसेंटेसिस को लेकर एक अलग से वीडियो बनाया है जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है, आप लोग एमनियोसेंटेसिस को समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आपको जो 10 सेकंड है वो हम देते हैं। ऑप्शन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी है। पहला है ओबेसिटी, दूसरा है डायबिटीज़, तीसरा है डाउन सिंड्रोम और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। चलिए, टाइम हुआ आपका खत्म। ये जो आपकी एमनियोसेंटेसिस की प्रोसेस होती है वो होती है आपके जेनेटिक डिसऑर्डर, यानी कि जो बच्चा होता है, जो पेट में पल रहा बच्चा होता है, उसके जेनेटिक डिसऑर्डर्स को पता लगाने के लिए ये टेस्ट लगाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, जेनेटिक डिसऑर्डर क्या है? क्या ओबेसिटी है, या डायबिटीज़ है, या डाउन सिंड्रोम है, या सभी हैं? देखिए, इन जनरल बात करें तो ये सारी चीज़ें हैं तो जेनेटिक, पर ओबेसिटी या डायबिटीज़ इतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं है। पर जो डाउन सिंड्रोम होता है वो काफ़ी खतरनाक होता है। मतलब यदि कोई बच्चा डाउन सिंड्रोम के साथ पैदा होता है तो उसके लिए आगे का जीवन काफ़ी कठिन हो जाता है। इसलिए डाउन सिंड्रोम यदि पता चलता है किसी बेबी में है एमनियोसेंटेसिस के थ्रू, तो उस बेबी को एमटीपी के थ्रू ख़त्म कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा आपका डाउन सिंड्रोम। बाकी जो ओबेसिटी एंड डायबिटीज़ है वो आपकी इतनी खतरनाक बीमारियां नहीं हैं जिससे कि बच्चे को इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, पर डाउन सिंड्रोम काफ़ी खतरनाक बीमारी है, इसलिए इसके लिए एमनियोसेंटेसिस करवाया जा सकता है। चलिए, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। दिस ऑर्गेनिज्म इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोटिक सेल। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। मतलब कि जो आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें 4 अलग अलग ऑर्गेनिज्म का नाम दिया हुआ है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल नहीं है, मतलब कि कौन सा प्रोकैरियोटिक है। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है, काफ़ी कम समय है, जल्दी बताइए। पहला है युगलीना, दूसरा है इस्चीरिया, तीसरा है अमीबा और चौथा है पैरामीशियम। चलिए, टाइम खत्म हुआ आपका। यहाँ देखिए आपके क्या क्या ऑप्शन है। पहला है युगलीना,
फिर तीसरा है अमीबा और चौथा है आपका पैरामीशियम। तो ये जो तीनों ऑप्शन हैं ये आपके प्रोटोजोआ के मेंबर हैं, मतलब कि इनमें यूकैरियोटिक सेल होती है। वहीं बचा आपका स्टीरिया कोलाई, तो ये होता है मोनेरा का मेंबर और ये होता है प्रोकैरियोट। तो आपका आंसर जो होगा वो होगा स्टीरिया कोलाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, इन स्विस चीज बिग होल्स आर मेड बाय आ। ये एनसीईआरटी की लाइन है तो आपको तो आंसर पता होना ही चाहिए। ठीक है, ऑप्शन आपके लिए पढ़ देते हैं। पहला है बैक्टीरियम प्रोड्यूसिंग मीथेन गैस, दूसरा है बाय मशीन, तीसरा है फंगस रिलीजिंग अ लॉट ऑफ गैसेस व्हाइल इट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, और चौथा है बैक्टीरियम प्रोड्यूसिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आपको यहां पर 15 सेकंड दिए जाते हैं इस क्वेश्चन के लिए। जल्दी बताइए क्या होगा आपका आंसर। एनसीईआरटी की लाइन है और ये क्वेश्चन पहले आ चुका है आपके एग्जाम में, तो ये वाला तो आंसर बनना ही चाहिए सभी को। चलिए टाइम हो गया आप लोगों का ख़त्म। देखिए पहला ऑप्शन जो है आपका मीथेन गैस वाला ये बिल्कुल गलत है, मशीन वाला भी गलत है, फंगस वाला भी गलत है, और आपका सही ऑप्शन जो है वो है डी नंबर बैक्टीरियम। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है और उसी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से स्विस चीज़ में बड़े बड़े होल्स हो जाते हैं। स्विस चीज़ पता है ना आप लोगों को, जो टॉम एंड जेरी में जो जेरी खाता है ना, बड़े बड़े छेद वाला चीज़, उसी को बोलते हैं स्विस चीज़। ये जो CO2 होती है वो आपके यीस्ट भी निकालते हैं। ठीक है, पर जो यीस्ट निकालता है वो किस में निकालेगा, ब्रेड में निकालेगा। पर स्विस चीज़ की बात की जाए तो यहाँ पर एक स्पेशल टाइप का बैक्टीरियम होता है। ठीक है, बैक्टीरिया होता है, तो आपको उस बैक्टीरिया का नाम भी कमेंट बॉक्स में बताना है। जल्दी बताइए क्या होगा बैक्टीरियम का नाम, हम नहीं बताएंगे। ठीक है, आप ही लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 28, दिस इज नॉट अ बायो फर्टिलाइजर। मतलब कि जो आपके चार ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से कौन सा बायो फर्टिलाइजर नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका एग्रोबैक्टीरियम, दूसरा है नॉस्टॉक, तीसरा है राइजोबियम और डी है माइकोराइजा। कौन सा होगा आपका आंसर बताइए, 10 सेकंड का समय आपके पास, जल्दी बताइए, ए बी सी या डी। टाइम हो गया आपका खत्म। देखते हैं हम कि किसका किसका आंसर सही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले राइजोबियम देखिए, ये आप क्लास 9 से 8 से पढ़ते आ रहे हैं। ये राइजोबियम कहाँ होता है, ये होता है लेग्यूम्स की रूट पे। काम क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी कि एज अ बायो फर्टिलाइजर काम करेगा राइजोबियम। ठीक है, उसके बाद है आपका नॉस्टॉक। नॉस्टॉक जो होता है वो भी एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज़ होता है। जो नॉस्टॉक है वो आपके पैडी फील्ड यानी कि चावल के खेत में मिलेंगे। डी ऑप्शन है आपका माइकोराइजा। माइकोराइजा जो होता है वो भी एज अ बायो फर्टिलाइजर काम करता है। हायर प्लांट्स के साथ जो फंगस होती है वो एक क्या बनाती है, म्यूचुअल एसोसिएशन बनाती है, जिसे हम माइकोराइजा कहते हैं। इसके बाद बचा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट होगा। एग्रोबैक्टीरियम को एज अ बायो फर्टिलाइज़र हम यूज़ नहीं करते हैं। क्या आप बता सकते हैं एग्रोबैक्टीरियम का काम क्या होता है, या हमारी एनसीईआरटी बुक में एग्रोबैक्टीरियम का कहाँ पर जिक्र हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में जो एग्रोबैक्टीरियम दिया हुआ है वो किसी भी टाइप का बायो फर्टिलाइज़र नहीं है, बल्कि जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस होता है वो हमारी कुछ सब्जियां होती हैं उनकी बॉडी में, मतलब प्लांट की बॉडी में ट्यूमर पैदा करता है, बीमारी पैदा करता है। ठीक है, तो ये आपका बायो फर्टिलाइज़र हो ही नहीं सकता। बाकी के 3 बायो फर्टिलाइज़र हैं। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन हुआ आपका कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 29, द फर्स्ट क्लोन्ड सीप डॉली वाज क्रिएटेड थ्रू विच ऑफ दीज टेक्निक्स। मतलब जो पहली क्लोन सीप थी, ठीक है, फर्स्ट क्लोन सीप जो थी वो जिसका नाम था डॉली, उसको किस टेक्निक से बनाया गया था। यहाँ आपके ऑप्शन है, पहला न्यूक्लियर ट्रांसफ़र, दूसरा है जीन ट्रांसफ़र, तीसरा है जर्मिनल सेल ट्रांसफ़र और चौथा है सोमेटिक सेल ट्रांसफ़र। आपको टाइम मिलता है 10 सेकंड का। आप बताइए कि डॉली सीप
डॉली सीप कैसे बनाई गई थी, क्या टेक्निक यूज हुई थी? चलिए टाइम हो गया। आप जो डॉली सीप थी, डॉली सीप 5 जुलाई, ठीक है, कब? 5 जुलाई 1996 को बनाई गई थी। किसने बनाया था? स्कॉटलैंड के साइंटिस्ट थे इयॉन विल्मट, ठीक है, नाम याद रखना है, इयॉन विल्मट। इन्होंने बनाई थी। कैसे बनाई थी? तो टेक्निक यूज की थी सोमेटिक सेल ट्रांसफर की। कौन सी सेल यूज की थी इन्होंने? जो मेमोरी ग्लैंड की सेल होती हैं उनको यूज की थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको डॉली सीप के बारे में याद रखना है। पहला है फर्स्ट क्लोन सीप, नाम उसका, फिर ईयर, उसके बाद सोमेटिक सेल ट्रांसफर और साइंटिस्ट का नाम। चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 29। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 30 क्या है आपका? डिफरेंस बिटवीन पेरिस्पर्म एंड एंडोस्पर्म इज दैट पेरिस्पर्म, ऑप्शन नंबर ए, हैज रिजर्व फूड, बी forms by fusion of the secondary nucleus with several sperm, C is a diploid tissue, D is a haploid tissue। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा जाना पहचाना लग रहा होगा। क्यों लग रहा होगा? क्योंकि ये पार्ट 1 में भी पूछा गया था, ठीक है, पार्ट 1 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो हम इसकी चर्चा ज़्यादा नहीं करेंगे। यदि किसी को इसको डिटेल में समझना है तो वो फर्स्ट पार्ट जाकर ज़रूर देखे। तो यहाँ पर हम आपको सिर्फ आंसर बताएंगे और आंसर होगा सी, क्योंकि हमने पिछले पार्ट में आपको एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 31? क्वेश्चन नंबर 31 के पहले क्या करना है आपको? चैनल को शेयर करना है, क्योंकि आपने सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। और इंस्टाग्राम में हमें फॉलो कीजिए, ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक में भी हमारे पेज को आप लोग लाइक कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, इंडोल 3 एसिटिक एसिड इज द मोस्ट कॉमन नेचुरली अकरिंग प्लांट हार्मोन ऑफ डैश क्लास, ऑप्शन ए जिब्रेलिन, ऑप्शन बी ऑक्सिन, ऑप्शन सी इथिलीन, ऑप्शन डी साइटोकाइनिन। आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो इंडोल 3 एसिटिक एसिड होता है वो किस हार्मोन का एक बहुत ही कॉमन नेचुरली पाया जाने वाला केमिकल है, किस हार्मोन का दूसरा नाम है या किस हार्मोन का टाइप है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। आपको यहाँ पे सिर्फ 10 सेकंड मिलेंगे, जल्दी से आप अपना आंसर बताइए क्या होगा। पहला जिब्रेलिन, या बी ऑक्सिन, या सी एथिलीन, या डी साइटोकाइनिन। क्या होगा आंसर? चलिए आपका हो गया समय समाप्त। नंबर 31 का जो आंसर होगा बी ऑक्सिन। जो ऑक्सिन होता है उसके 5 टाइप मिलते हैं, ठीक है, 5 टाइप का ऑक्सिन आपको देखने मिलेगा नेचुरली। प्लांट में 5 टाइप के ऑक्सिन नेचुरली बनते हैं। वहीं कुछ आपको आर्टिफिशियल भी ऑक्सिन देखने मिलेंगे। तो कुछ जो आपके नेचुरल हैं उनका नाम है इंडोल 3 ब्यूट्रिक एसिड, इंडोल 3 प्रोपियोनिक एसिड और ये इंडोल 3 एसिटिक एसिड। इंडोल 3 एसिटिक एसिड काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ठीक है। वहीं हम बात करें सिंथेटिक की, तो सिंथेटिक जैसे 2,4-D है ना, तो ये हुए आपके अलग अलग टाइप के ऑक्सिन। तो आंसर होगा आपका ऑक्सिन। चलिए इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? दिस इज नॉट अ सिम्टम ऑफ थैलेसीमिया डिसीज। मतलब नीचे जो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से थैलेसीमिया डिसीज का कौन सा सिम्टम्स नहीं है, ठीक है, नहीं है और है में आपको ध्यान देना है। तो पहला है आपका एब्डोमिनल क्रैम्प्स, दूसरा है वीकनेस एंड स्लो ग्रोथ, तीसरा है डार्क यूरिन और चौथा है फेशियल बोन डिफॉर्मेटाइज। तो बताइए कि कौन सा जो सिम्टम है वो थैलेसीमिया का नहीं है। आपके पास 10 सेकंड का वक्त है। क्या पहला, या बी, या सी, या डी? जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए अपना आंसर। कौन सा थैलेसीमिया का सिम्टम नहीं है? चलिए आपका समय हो गया समाप्त। देखिए सबसे पहले थैलेसीमिया डिसीज़ को समझिए। थैलेसीमिया डिसीज़ में क्या होता है, जो आपकी बॉडी का ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन होता है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। और जो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन होता है वो होता है
HB यानी कि हीमोग्लोबिन, इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है थैलेसीमिया डिसीज़ में। अब यदि मान लो आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो स्वाभाविक सी बात है आपको वीकनेस आएगी और आपकी ग्रोथ भी स्लो हो जाएगी। फिर देखिए आपका जो डी नंबर का ऑप्शन है, फेशियल बोन डिफॉर्मिटीज, यानी कि ये भी होता है, ये एक सिम्टम है आपके थैलेसीमिया का। इसको बस याद रखना है, कैसे होता है इसको आप मत ध्यान दीजिए, ठीक है, पर याद रखना है इसको एज अ सिम्टम, क्या, फेशियल बोन डिफॉर्मिटीज। फिर है आपका ऑप्शन नंबर सी, डार्क यूरिन। जो यूरिन का कलर डार्क ब्राउन हो जाता है वो होता है आरबीसीज के टूटने से काफ़ी सारा बिलिरुबिन बनता है और आपकी यूरिन का जो कलर होता है वो डार्क ब्राउन हो जाता है, ठीक है। तो आपको पता है ये जो बिलिरुबिन है वो कहाँ बनता है, आप लोगों ने जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें पढ़ा होगा कि बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन कहाँ पे फॉर्म होते हैं, आपके लिवर में। पर आपका जो बिलिरुबिन है वो 80% आपकी आरबीसीज में बनता है, वहीं केवल 20% बिलिरुबिन लिवर में बनता है, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा आप लोग। इसके बाद बचा आपका ऑप्शन नंबर ए, एब्डोमिनल क्रैम्प्स। ये तो डायरिया वगैरह का सिम्टम है, ये आपके थैलेसीमिया का सिम्टम नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। थैलेसीमिया डिसीज़ को आप लोगों ने जेनेटिक्स में पढ़ा होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 33? हीमोफीलिया इज अ रिजल्ट ऑफ अ लैक ऑफ। तो जो आपकी हीमोफीलिया डिसीज़ होती है वो किसकी कमी के वजह से होती है? पहला ऑप्शन है STH, दूसरा है ADH, तीसरा है AHF और चौथा है ACTH। चलिए अब फटाफट आप अपना आंसर बताइए, 10 सेकंड का समय आपके पास। ऑप्शन ए STH, ऑप्शन बी ADH, ऑप्शन सी AHF, ऑप्शन डी ACTH। कौन सा होगा आपका आंसर? चलिए टाइम हो गया ख़त्म। यहाँ जो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से 3 तो आपके हार्मोन हैं, और जो आपका हीमोफीलिया है उसके लिए कोई हार्मोन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, या जिसे हम बोलते हैं फैक्टर 8, ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। बाकी के 3 ऑप्शन आपके हार्मोन हैं, STH सोमेटोट्रोपिन, ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा सी AHF, यानी कि फैक्टर नंबर 8 या FVII। बताइए जरा किसके किसके सारे आंसर सही जा रहे हैं। चलिए अब इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्या है क्वेश्चन? दिस हैपेंस ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस। मतलब आपका जब स्पर्मेटोजेनेसिस होता है तब क्या क्या होता है या क्या होता है? पहला है ऑप्शन मियोसिस, दूसरा है माइटोसिस, तीसरा है मियोसिस एंड माइटोसिस और चौथा है नन ऑफ दीज। यहाँ हम आपको समय भी नहीं देने वाले, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, इसको फटाक से हम करेक्ट आंसर में टिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 35 है, रिडक्शन डिवीजन इन टेरिडोफाइट्स अकर्स इन। मतलब कि जो आपका रिडक्शन डिवीजन यानी कि मियोसिस होता है वो टेरिडोफाइट में कहाँ होता है, कब होता है? आपका ऑप्शन है पहला प्रोथैलस इज फॉर्म्ड, बी है गैमीट्स आर फॉर्म्ड, सी है स्पोर्स आर फॉर्म्ड और डी है सेक्स ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड। यानी कि रिडक्शन डिवीजन से क्या बनता है टेरिडोफाइट में? आपके पास 10 सेकंड है, जल्दी से आंसर दीजिए क्या होगा? ए प्रोथैलस, बी गैमीट्स, तीसरा स्पोर्स, चौथा सेक्स ऑर्गन्स। जल्दी बताइए क्या होगा आंसर। चलिए टाइम हो गया आपका अब। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 35 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सी, स्पोर्स आर फॉर्म्ड बाय रिडक्शन डिवीजन, ठीक है, इसको आपको याद रखना है टेरिडोफाइट्स में। अब आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 36। क्या है क्वेश्चन? इफ द फादर इन अ फैमिली हैज़ अ डिसीज while the mother is normal, the daughters only are inherited by this disease and not the sons. Name this disease type. देखिए क्या बोल रहा है आपका क्वेश्चन। किसी फैमिली में एक फादर हैं, उनको कोई डिसीज़ है और जो मदर हैं वो नॉर्मल हैं,
वहीं जो उनकी डॉटर होती है वो बीमार होती है या इनहेरिटेड होती है या वो डिसीज़ होती है उसको, पर जो बेटा होता है या लड़का होता है उसको वो डिसीज़ नहीं होती है। तो ये किस टाइप का डिसऑर्डर है? इसके लिए आपको 15 सेकंड दिए जाएंगे। क्या होगा आपका आंसर? क्या ऑटोसोमल रिसेसिव होगा, या ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा, या सेक्स लिंक्ड रिसेसिव होगा, या सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट होगा? क्या होगा आंसर? चलिए आपका टाइम हो गया ख़त्म। तो देखिए इस कंडीशन में जो आपकी डिसीज़ होगी वो क्या कहलाएगी? सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसीज़। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसीज़। चलिए ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। दिस अबाउट पेरीप्लानेटा अमेरिकाना इज इनकरेक्ट। क्या होता है पेरीप्लानेटा अमेरिकाना? ये है कॉकरोच का नाम। ठीक है, तो कॉकरोच के लिए कौन सी बात गलत लिखी हुई है आपके चार ऑप्शन में? पहला है मोज़ेक विजन, दूसरा है एक्सक्रीशन बाय स्ट्रक्चर्स मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स, तीसरा ऑप्शन है पैरामेटाबोलस डेवलपमेंट, और चौथा है हीमोलिम्फ डिलीवर्ड ऑक्सीजन टू टिश्यूज। तो आपको यहाँ पर हम 15 सेकंड देते हैं, जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा आंसर? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? मोज़ेक विजन समझते हैं आप लोग, क्या होता है मोज़ेक विजन? चलिए जल्दी बताइए क्या होगा आंसर, कमेंट बॉक्स को भरिए फटाफट। चलिए आप लोगों का टाइम हो गया ख़त्म। हम देखते हैं कि इन चारों ऑप्शन में से पेरीप्लानेटा अमेरिकाना के लिए कौन सी बात गलत लिखी हुई है। तो मोज़ेक विज़न होता है या नहीं होता है? तो इंसेक्टा में मोज़ेक विज़न होता है। ठीक है, तो ये करेक्ट है। फिर उसके बाद एक्सक्रीशन बाय स्ट्रक्चर्स मेल्पिगियन ट्यूब्यूल। तो हाँ भाई, जो एक्सक्रीशन होता है वो मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू होता है। तीसरा ऑप्शन पायरामेटाबोलस डेवलपमेंट, ये थोड़ा सा टफ है ना, इसको अभी अपन छोड़ देते हैं। फिर देखते हैं हीमोलिम्फ डिलीवर्स ऑक्सीजन टू टिश्यू। क्या ये बात सही है? याद करिए, जो आपके कॉकरोच होते हैं या इंसेक्ट होते हैं उनमें ऑक्सीजन डिलीवर का काम कौन करता है? ट्रैकिया करती है, हीमोलिम्फ नहीं करती। यानी कि जो ब्लड होता है इंसेक्टा में वो आपके ऑक्सीजन को कैरी नहीं करती इंसेक्टा में। तो आपका डी जो होगा वो हो जाएगा आंसर के हिसाब से करेक्ट, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया है ना आपको। अब देखिए जो थर्ड ऑप्शन था आपका पैरामेटाबोलस, उसका मतलब क्या होता है? जो पैरामेटाबोलस डेवलपमेंट होता है उसका मतलब है ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस, यानी कि एक के बाद एक धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप होने वाला जो मेटामॉर्फोसिस है उसको हम बोलते हैं पैरामेटाबोलस डेवलपमेंट। तो ये पाया जाता है पेरीप्लानेटा में। आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा क्वेश्चन के हिसाब से? आंसर नंबर डी। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बढ़ेंगे अब क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ दिस इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन। मतलब कि जो आपको नीचे चार ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से कौन कौन सा प्रोडक्ट फर्मेंटेशन का नहीं है? पहला है लैक्टेट, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा है इथेनॉल। बस बहुत सरल क्वेश्चन है, 10 सेकंड में आप कर सकते इसको। जल्दी कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा आंसर आपका। चलिए टाइम ख़त्म होने वाला है। देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो आपका एक प्रोडक्ट है वो फर्मेंटेशन में नहीं बनता, और वो है आपका ऑक्सीजन। जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है उसमें ऑक्सीजन की एब्सेंस में कराई जाती हैं सारी चीज़ें। तो लैक्टेट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और इथेनॉल बनेगा। ये तीनों चीज़ें बनेंगी, बस सिर्फ आपका जो नहीं बनने वाला प्रोडक्ट है वो है ऑक्सीजन। ये जो फर्मेंटेशन होता है वो लगभग 3-4 टाइप का होता है। उसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहल फर्मेंटेशन, एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन और ब्यूट्रिक एसिड फर्मेंटेशन। हम लोग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहल फर्मेंटेशन को पढ़ते हैं। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 39 में। क्या है क्वेश्चन नंबर 39? प्रेजेंस ऑफ इंजेस्टेड आरबीसीज इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। ऑप्शन नंबर ए एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ऑप्शन नंबर बी डाई एंटमीबा फैजिलिस, ऑप्शन नंबर 3 एंटमीबा कोलाई, ऑप्शन नंबर 4 आयोडोमीबा
ब्यूटेचली। चलिए आपको 10 सेकंड दिया जाता है इस आंसर के लिए। क्या होगा आपका आंसर, जल्दी बताइए, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। चलिए टाइम हो गया आपका एंड। यहाँ पर सिंपल तरीके से क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पर बात हो रही है आपकी अमीबियासिस डिसीज़ की। तो जो अमीबियासिस डिसीज़ होती है वो होती है एंटमीबा हिस्टोलिटिका के वजह से। और इसमें होता क्या है, इरिथ्रोफैगोसाइटोसिस, यानी कि जो अमीबा होता है वो आपकी आरबीसीज को खाने लगता है। और जो आपके स्टूल होता है उसमें अमीबा के साथ स्टूल बाहर निकलती है और उस स्टूल का कलर आपको रेड दिखाई देता है। ये किसके वजह से होता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। तो आपका आंसर होगा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में, जो कि आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, ऑयस्टर मशरूम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्रीडिएटर फंजाई दैट अटैक्स। मतलब जो ऑयस्टर मशरूम होता है वो किसके ऊपर प्रीडिएटर होता है, ठीक है। तो बताइए आपके जो 4 ऑप्शन है उसमें से आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है टेप वर्म, दूसरा है पिन वर्म, तीसरा है प्लेटीहेल्मिंथ और चौथा है राउंड वर्म। आपके 10 सेकंड स्टार्ट होते हैं, जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा, टेप वर्म, पिन वर्म, प्लेटीहेल्मिंथिस या राउंड वर्म। जल्दी बताइए क्या होगा आपका आंसर। चलिए आप लोगों का समय हुआ समाप्त। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा राउंड वर्म। जो आपका ऑयस्टर मशरूम होता है, आप लोगों ने देखा होगा लकड़ियों के ऊपर जो उग जाता है इस तरीके से, वो वाला मशरूम राउंड वर्म के ऊपर एक पैरासाइट के जैसे होता है और उसको ख़त्म करने का काम करता है, ठीक है। तो राउंड वर्म को हम और क्या बोलते हैं, नेमेटोड्स। तो आपका आंसर होगा राउंड वर्म, ठीक है। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 40 के साथ अब हमारा समय समाप्त हुआ। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को वीडियो को शेयर करना है, इंस्टाग्राम में हमें फॉलो करना है, ट्विटर में हमें फॉलो करना है और फेसबुक पेज को लाइक करना है, ठीक है। अब इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर 60 करेंगे। थैंक यू।